हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम जो सोसाइटी का टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इससे संबंधित जो प्रश्न यूपीएससी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो प्रश्न बच जाएंगे उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चूंकि हम एक बहुलवादी समाज में रहते हैं, हमें अपनी राय व्यक्त करने के लिए सबसे बड़ी स्वतंत्रता की आवश्यकता है, भले ही दूसरों को यह अपमानजनक या आपत्तिजनक लगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? भारतीय संदर्भ में हाल ही की कुछ घटनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब यह प्रश्न क्या कह रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है वो क्या हो, एक्सट्रीम लेवल तक हो, यानी कि उस पर कोई रोक टोक ना हो। चाहे हम जो बात बोल रहे हैं वो किसी समाज को बुरी लगे, किसी धर्म को बुरी लगे, या किसी व्यक्ति विशेष को बुरी लगे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरी लगे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस बात इतनी है कि मुझे मेरे बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाहे सामने वाले को ऑफेंड करे या ना करे, या फिर सामने वाले को वो अपमानजनक लगे या ना लगे, बस मुझे मेरी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए। यह प्रश्न यह बात कह रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसी को यहाँ पर बताना है। और साथ ही में कुछ हाल ही के जो एग्जाम्पल थे, जैसे जो नुपुर शर्मा केस वाला हो गया, या फिर जो उदयपुर वाला केस हो गया जिसके अंदर एक व्यक्ति का गला काट दिया गया था, या फिर जो विभिन्न अभी सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही है, जैसे जो नूह वाली घटना हो गई, मणिपुर इंसिडेंट हो गया, तो ये सभी हाल ही के इंसिडेंट को हम यहाँ पर बता सकते हैं प्रश्न की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बताना है किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से राय रखने के क्या फायदे हैं, उसके सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, उसके बाद बताने हैं उसके नकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं, और ये दोनों बताने के बाद हम डिफरेंस कर पाएंगे कि किस पक्ष का पलड़ा भारी है। फिर उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि नकारात्मक पक्ष अधिक होने के कारण हमें इस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो कि संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के तहत किया गया है। तो जो आर्टिकल 19 के तहत जो प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है वह सही है, मैं उसके साथ हूँ। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को कंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं अपने आंसर पर। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में सबसे पहले जो बहुलवादी समाज है उसको परिभाषित कर देंगे कि बहुलवादी समाज से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुलवादी समाज से तात्पर्य है ऐसी स्थिति जिसमें विभिन्न सामाजिक वर्गों, धर्मों, नस्लों आदि के लोग एक समाज में एक साथ रहते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग परंपराएं और रुचियां बनी रहती हैं। तो विभिन्नता वाला जो समाज है, जो बहुलवादी समाज है, वही बहुलवादी समाज है। अब बाद में हम मेन बॉडी में बताएंगे कि बहुलवादी समाज में राय व्यक्त करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष हैं, इसलिए दोनों पक्षों को जानना जरूरी है। तो सकारात्मक पक्ष कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है तो वह लोकतंत्र का जो महत्वपूर्ण मूल्य है उसको संरक्षित करेगा। कौन सा? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कही गई है। और जॉन रोल्स ने भी कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए, चाहे वो कुछ भी बोले, गलत बोले, सही बोले, सुनना अवश्य रूप से चाहिए। तो यह बात सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि यदि सभी व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करेंगे तो विभिन्न विचार समाज के सामने आएंगे, जिससे समाज में क्या आएगा, नवाचार और प्रगति लाने में सहायता मिलेगी। जैसे यहाँ लिखा है किसी समाज की कमियों को दूर करने के लिए, जैसे जाति प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं को खत्म करना, तो इसके ऊपर कोई टिप्पणी करेगा, चाहे किसी व्यक्ति को वह आपत्तिजनक लगे या ना लगे, जिसके कारण क्या होगा, समाज के अंदर जाति प्रथा को खत्म करने के लिए आवाज उठाई जाएगी और ऐसी कृतियों को समाज से हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि सभी व्यक्ति अपनी राय व्यक्त करेंगे तो इससे क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। अब कोई व्यक्ति जैसे हिंदू संस्कृति की कोई बात बताएगा, चाहे उससे कोई दूसरा धर्म ऑफेंड हो रहा हो, या फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपने मुस्लिम धर्म की कोई बात बताएगा, चाहे उससे कोई हिंदू व्यक्ति है वो ऑफेंड हो रहा हो या फिर उसको आपत्तिजनक लगे, बट यदि उनकी बात सही है तो उसको सुनना चाहिए और दोनों धर्मों में उन बातों का या फिर उन संस्कृतियों का आदान प्रदान होना चाहिए, जिससे समाज के अंदर क्या हो सके, विभिन्न धर्मों की जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके। जैसे जो योग जैसी रीतियां हैं उसको सभी धर्मों में संचालित करना चाहिए। तो इसके ऊपर यदि कोई दूसरा धर्म ऑफेंड भी हो तो उस धर्म के जो रिलीजियस नेता है उनको मनाना चाहिए, उनको इसके सकारात्मक पक्षों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये पॉइंट कौन से हैं, राय व्यक्त करने के लिए सकारात्मक बिंदु हैं। अब इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट भी हैं कि पूर्ण रूप से राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता किस प्रकार से समाज के अंदर वैमनस्य पैदा कर देती है, किस प्रकार से समाज में तनाव उत्पन्न कर देती है। तो निम्न समस्याएं भी यह समाज में उत्पन्न कर सकती हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है नकारात्मक पक्ष में कि सभी व्यक्ति यदि पूर्ण रूप से अपनी राय व्यक्त करेंगे तो किसी धार्मिक
पर्सनालिटी पे कोई टिप्पणी करेगा जिससे किसी धर्म विशेष के लोग ऑफेंड हो सकते हैं, जिससे समाज में हिंसा जैसी भावना फैल सकती है, जैसे जो वर्तमान में नुपुर शर्मा और उदयपुर केस हो गया। तो यहाँ पर पूछा भी गया था कि भारतीय संदर्भ में हाल ही की कुछ घटनाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए, तो हमें एग्जाम्पल में कुछ वर्तमान की घटनाओं को कोट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दी जाएगी तो वह ईश निंदा की कानून का उल्लंघन करेगी, जैसे जो आईपीसी धारा 153A बोलती है कि किसी व्यक्ति की धर्म नस्ल के ऊपर यदि कोई वैमनस्य फैलाने वाला कमेंट किया जाएगा तो वह आपराधिक श्रेणी में आएगा। तो यह इस प्रकार के जो कानून है उनका उल्लंघन करेगी। तो इस प्रकार से जो पूर्ण स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, वो इस प्रकार के कानूनों की उल्लंघन करेगा। जैसे जो कुछ दिन पहले जो अमृतसर के अंदर गुरुद्वारे की घटना न्यूज में आई थी, जिसके तहत ईश निंदा का केस वहां पर गुरुद्वारे में देखा गया था। और समाज के अंदर यदि कोई किसी के धार्मिक विचारों पर कमेंट करता है या फ्रीली अपनी राय एक्सप्रेस करता है तो सामने वाला ऑफेंड हो सकता है या उसको आपत्तिजनक लग सकती है, जिससे समाज में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आ सकती है। इस प्रकार से यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाएगी तो वह गलत सूचना और फर्जी समाचार को और अधिक प्रमोट करेगा। जैसे मणिपुर हिंसा के समय किसी लड़की के रेप की झूठी खबर फैलाई गई थी। वह रेप तो काफी महीने पहले कहीं दूसरी जगह का था, बट उस फोटो को फेक रूप से वायरल किया गया, जिससे वहां पर जो कुकी और मैती कम्युनिटी थी उनके अंदर और अधिक वैमनस्य पैदा हुआ था और कई घरों को इसके कारण जला भी दिया गया था वहां पर। और यदि इस प्रकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है तो वह धार्मिक और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण को बढ़ा सकता है। किसी धर्म विशेष के लिए कोई एक राजनीतिक दल विरोधी हो सकता है और कोई राजनीतिक दल उसके बहुत अधिक पक्ष में हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्ष सामने आते हैं। अब हमें जो आगे बताना है, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इससे नकारात्मक पक्ष बहुत अधिक हैं, जो देश की शांति सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं, देश के अंदर जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पर हमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण जो हमारे संविधानकार थे उन्होंने इस स्थिति को पहले से ही भांप लिया था, तभी उन्होंने जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके अंदर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं कुछ आधारों पर, और उन्हीं आधारों में से एक आधार क्या है, समाज के अंदर नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए। तो इस प्रकार से विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न समाजों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। तो इस प्रकार से इस युक्त प्रतिबंध से निम्न स्थितियों को सुनिश्चित किया जा सकता है, जैसे कि इससे सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा इससे सुनिश्चित होगी, और भारतीय जो विविधता है उसमें एकता सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि भारत में जो बहुलवाद है बहुत ज़्यादा अधिक है, तो उस बहुलवाद में एकता सुनिश्चित करने के लिए जो अभिव्यक्ति की या फिर राय रखने की जो स्वतंत्रता है उसमें कुछ युक्त प्रतिबंध होने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। किस प्रकार से जो यह व्यवस्था है इसमें और सुधार लाया जा सकता है या फिर क्या और कदम उठाने चाहिए? तो यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट कि जिम्मेदार पत्रकारिता और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट है कि सांप्रदायिक सद्भाव के त्योहार आयोजित करें, जैसे दिल्ली के सबसे पुराने धर्मनिरपेक्ष त्योहार फूलों वाले की सैर, यह दिल्ली का एक फेमस फेस्टिवल है यहाँ पर, जिसमें सभी धर्मों के लोग साथ में आकर मनाते हैं। इस प्रकार के जो त्योहार है उनका पूरे देश के अंदर आयोजन होना चाहिए। तो आप इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है इनको अपने नोट्स में यहीं से ऐड कर लीजिए, ताकि आप जब आंसर लिखे तो वहां पर इस एग्जाम्पल को भी लिख पाएं। और तीसरा पॉइंट है कि जिला स्तर पर क्या बननी चाहिए, धार्मिक शांति समिति की स्थापना हो, जो जिले स्तर पर धार्मिक शांति की स्थापना के लिए कार्य करे। जैसे जो आंध्र प्रदेश के वाइजेक यानी कि विशाखापट्टनम में जो IAS थे वी विनय चंद, उन्होंने इस प्रकार की समिति का गठन किया था। तो आप ये एग्जाम्पल अपने नोट्स में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में हम बताएंगे कि बहुलवादी समाज में सद्भावना सुनिश्चित करने के लिए समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जो बहुलवादी भारतीय समाज है वो अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर सके। तो इस प्रकार के कंक्लूजन से हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके सापेक्ष महत्व को मापिए। तो यह प्रश्न 2015 में आया था। तो यहाँ पर यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है और यहाँ पर यह पूछ रहा है कि भारत में विविधता के किन्हीं 4 सांस्कृतिक तत्वों के बारे में बताना है, जैसे कि भाषाई विविधता हो गई, धार्मिक विविधता हो गई, या फिर जो पहनावा, खान पान, त्योहार आदि पर जो विविधता हो गई, संगीत, नृत्य आदि पर जो विविधता होगी। तो ये क्या है, ये समाज के सांस्कृतिक पक्ष है। तो इन्हीं सांस्कृतिक विविधता वाले पक्षों को जो प्रश्न का पहला भाग है उसमें बताना है। और प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके सापेक्ष महत्व को मापिए,
इसमें हमें बताना है कि जो ये सांस्कृतिक विविधता वाले जो तत्व हैं, जैसे कि भाषाई विविधता, धार्मिक विविधता, ये किस प्रकार से जो अपना देश है भारत, उसकी पहचान को निर्मित करते हैं, उससे हमें यहाँ पर बताना है। तो आप प्रश्न को तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम अपने इस उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम इंट्रो में जो बहुसांस्कृतिक समाज है उसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक समाज है, जिससे तात्पर्य है भारतीय समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक या जातीय समूहों का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से परिभाषा के रूप में हम शॉर्ट इंट्रो लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो विविधता के 4 पक्ष हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हैं, आप जब आंसर लिखे हैं तो इसको थोड़ा एलोबरेट कर सकते हैं। जैसे कि विविधता के सांस्कृतिक तत्वों का पहला पॉइंट है संगीत, नृत्य और त्योहार, जो लोक संस्कृति के भीतर आते हैं। अब यहाँ पर कुछ संगीत के एग्जाम्पल दे देंगे भारत के विभिन्न प्रदेशों के, जैसे कि जो हिंदुस्तानी संगीत हो गया, कर्नाटक संगीत हो गया, पंजाबी संगीत हो गया, राजस्थानी, बॉलीवुड, इस प्रकार के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। भोजपुरी हो गया, गुजराती हो गया, बंगाली संगीत हो गया, नॉर्थ ईस्ट का संगीत हो गया, या फिर जो शास्त्रीय संगीत हो गया, सूफी संगीत हो गया, उसके बारे में बता सकते हैं। नृत्य में जो अलग अलग प्रकार के जो नृत्य हैं, जैसे कथक हो गया, भरतनाट्यम, मणिपुरी, गरबा, छऊ, इस प्रकार के नृत्यों की जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के साथ। और त्योहार, भारत के अंदर विभिन्न त्योहार हो गए, जैसे कि होली, दिवाली, ओणम, लोहड़ी, ईद, मुहर्रम, जैसे जो त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं देश के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है व्यंजन और पहनावा। अब देश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपने अपने क्षेत्र का अलग अलग कोई कजीन है, जैसे बिहार के अंदर लिट्टी चोखा हो गया, राजस्थान के अंदर दाल बाटी चूरमा हो गया, गुजरात के अंदर जो जेठालाल वाला जलेबी फाफड़ा हो गया, और दिल्ली के अंदर छोले भटूरे वगैरह हो गए, साउथ के अंदर इडली डोसा हो गया, हैदराबाद में बिरयानी हो गया, महाराष्ट्र में वड़ा पाव हो गया। तो ये क्या है? सांस्कृतिक विविधता है देश की। और पूरे देश के अंदर क्या है? पहनावा भी अलग अलग है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक अलग वेशभूषा है। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी को देखते ही होंगे, जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर वहाँ की वेशभूषा के अनुसार जाते हैं, जो कि भारत की पहनावे की विविधता को दिखाता है। और तीसरा पॉइंट है भाषाई विविधता। अब देश के अंदर क्या है? अब 22 भाषाएं तो आधिकारिक भाषाएं हैं, बट इसके साथ ही 16,000 से अधिक बोलियां भी देश के अंदर है। तो यह भाषाई विविधता को दिखा रहा है। और क्या है? धार्मिक विविधता है। देश के अंदर विभिन्न धार्मिक समूहों के लोग रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे प्रश्न का पहला पॉइंट। अब जो प्रश्न का दूसरा भाग है, उसमें कहा गया है कि ये जो सांस्कृतिक विविधता वाले जो पक्ष हमने ऊपर देखे, ये किस प्रकार से राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाते हैं, उसको बताना है शॉर्ट में। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे पहला पॉइंट कि जो संगीत, नृत्य और त्योहार हैं वो किस प्रकार से राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि विश्व स्तर पर इनका प्रदर्शन, जैसे कनाडा में लोहड़ी का आयोजन, कनाडा में गिद्दे वगैरह का आयोजन, विभिन्न क्षेत्रों में जो राजस्थानी लोक संगीत है उसका आयोजन होता है। तो ये क्या बना रहे हैं? विदेशों में भारतीय जो राष्ट्रीय पहचान है उसको वहाँ पर मजबूत कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि व्यंजन और पहनावा। अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भोजन और पहनावा देश की विविधता और बहुलवाद की पहचान को स्पष्ट कर रहा है। तो यह देश की जो राष्ट्रीय बहुलवादी पहचान होगी या फिर जो विविधता वाली जो पहचान होगी भारत की, उसको मजबूत कर रहा है। तीसरा पॉइंट है भाषाई पहचान। अब देश के कई राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ही हुआ है, जो देश की संघीय पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पर एक फैक्ट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो अमेरिका है, वहाँ पर वर्तमान में जो सबसे तेजी से जो लैंग्वेज बढ़ रही है वह कौन सी लैंग्वेज हो सकती है आपके अनुसार? एक बार दिमाग के अंदर सोचना, कौन सी? हिंदी, तमिल, बंगाली, कौन सी हो सकती है? भोजपुरी। तो वह लैंग्वेज है तेलुगु। सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग लैंग्वेज है अमेरिका के अंदर वो तेलुगु लैंग्वेज है। तो यह जो राष्ट्रीय पहचान है उसको अमेरिका के अंदर भी मजबूत कर रही है। और चौथा पॉइंट है कि जो धार्मिक विविधता वाली जो पहचान है वह जो भारतीय सामाजिक एकता की जो राष्ट्रीय पहचान है उसको मजबूत बना रही है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्न की मेन डिमांड है उसको फुलफिल कर दिया है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक पक्ष हो गए उनका भारत के अंदर होना जो भारत की सहिष्णु समाज है उसकी पहचान को प्रदर्शित कर रहा है। और साथ ही में जो मूल कर्तव्यों में सांस्कृतिक संरक्षण की बात की गई है उसका जिक्र भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना कंक्लूजन को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि सहिष्णुता और प्रेम की भावना न केवल प्राचीन काल से भारतीय समाज की एक मनोहर विशेषता रही है, बल्कि यह वर्तमान में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विस्तृत करें। यह प्रश्न 2017 में आया था। और यहाँ पर यह प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर प्रश्न में 2 वर्ड आए हैं, एक है सहिष्णुता और दूसरा है प्रेम। तो ये जो भारतीय समाज की दोनों विशेषताएं हैं, सहिष्णुता और प्रेम, ये प्राचीन काल से जो भारतीय समाज है उसके अंदर मौजूद है। तो इन्होंने प्राचीन काल के अंदर ही भारतीय समाज को विकसित करने में
भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में, भारतीय समाज के अंदर सामाजिक सौहार्द सुनिश्चित करने में, भारतीय समाज में एकता सुनिश्चित करने में, भारतीय समाज में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान दिया है। लेकिन इन्होंने न केवल प्राचीन भारत में अपना योगदान दिया है, बल्कि यह वर्तमान में भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका देश में निभा रही है। उसको हमें यहाँ पर बताना है कि किस प्रकार से जो सहिष्णुता और प्रेम की भावना है वो भारतीय समाज की मनोहर विशेषता है और भारतीय समाज के अंदर शांति व्यवस्था, सद्भावना की व्यवस्था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वर्तमान में भी जारी रखने में अपनी भूमिका निभा रही है। तो अब आप प्रश्न को तो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम इंट्रो में सबसे पहले सहिष्णुता और प्रेम को परिभाषित कर सकते हैं कि सहिष्णुता से तात्पर्य है दूसरे के विचारों को स्वीकार करना या फिर जो हमसे भिन्न विचार हैं उनको स्वीकार करने की क्षमता होना, यही सहिष्णुता है। और अन्य व्यक्तियों के लिए स्नेह, सुरक्षात्मकता और सम्मान की मजबूत भावनाओं को प्रेम के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न था इसके दो भाग थे। एक तो था कि अतीत के अंदर किस प्रकार से सहिष्णुता और सद्भावना थी जिसने समाज के विकास में योगदान दिया, और दूसरा वर्तमान में किस प्रकार से अपना योगदान दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अतीत वाला पक्ष बताएंगे और उसके बाद वर्तमान वाले पक्ष में आएंगे। तो यहाँ पर आप बैन बॉडी में देख रहे होंगे सहिष्णुता और प्रेम की भावना भारतीय इतिहास की मनोहर विशेषता। अब पहला पॉइंट है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता में कौन कौन से पॉइंट आ सकते हैं, जैसे जो अशोक की दम नीति थी जिसमें न सिर्फ बौद्ध धर्म की संरक्षण की बात की गई थी बल्कि जो अन्य धर्म थे उस समय के उनके संरक्षण की बात भी उसमें की गई थी, और अकबर की सुलह कुल की जो नीति थी उसमें भी इस प्रकार की जो व्यवस्था थी। तो यह क्यों था, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर सहिष्णुता के मूल्य थे जिसके कारण ही इस प्रकार की नीतियां विभिन्न राजा चला पाए और भारत के अंदर विभिन्न धर्मों का सामूहिक विकास हुआ है। सभी धर्मों ने अपना विकास साथ साथ में किया है। तो यह क्या दिखा रहा है, भारतीय समाज के अंदर क्या है, सहिष्णुता थी, तभी सभी धर्मों के लोग आपस में एक साथ अपना विकास सुनिश्चित कर पाए। और भारतीय समाज के अंदर सहिष्णुता की भावना ने विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान करने में भी योगदान निभाया। किस प्रकार से, जैसे जो इस्लामी आक्रमणकारी बाहर से आए वो अपनी संस्कृति लेकर भारत में आए और भारतीय संस्कृति भारत में थी। इन दोनों संस्कृतियों ने आदान प्रदान करके एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करके जो वर्तमान में भारतीय समाज आपको दिखाई देता है उसका निर्माण करने में भूमिका निभाई। और भारतीय समाज में जो सहिष्णुता की विशेषता है उसने विभिन्न विचारधाराओं का सम्मान किया, जैसे जो अलवार नैनार से संबंधित विचारधाराएं हो गई, अद्वैत वेदांत या द्वैत वेदांत से संबंधित जो विचारधाराएं हो गई, चावाक या फिर लोकायत संप्रदाय की जो विचारधारा होगी, इन सभी विचारधाराओं को भारत के अंदर सम्मान दिया गया। तो यह भारतीय समाज की जो सहिष्णुता की विशेषता है उसको दिखा रहा है। और दूसरा पॉइंट था प्रेम की भावना। अब भारतीय समाज के अंदर सदियों से ही कहा आ रहा है कि भारत में क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखा गया है और इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के कारण भारत ने अतीत में भी कई पड़ोसी राष्ट्रों की सहायता की है और वर्तमान में भी भारत इसी नीति के ऊपर चल रहा है, जैसे जो कोविड के अंदर वैक्सीन नीति वगैरह हो गई, जिसको हम आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और भगवान बुद्ध, गुरु नानक देव और कबीर जैसी जो हस्तियां था उनके द्वारा प्रेम का प्रचार किया गया। तो यह भारतीय समाज की विशेषता थी, तभी तो इस प्रकार के जो सिद्ध संत थे वह अपने जो मूल्य हैं उनका प्रचार कर पाए। और विभिन्न राजाओं द्वारा विभिन्न धर्मों का संरक्षण, जैसे कि चालुक्य राजा हो गए गुजरात के, उन्होंने जैन धर्म का संरक्षण किया, और सातवाहन राजा हो गए उन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इस प्रकार के जो राजा थे उन्होंने विभिन्न धर्मों का संरक्षण किया। तो यह जो प्रेम की भावना है समाज के अंदर उसी के कारण संभव हुआ और विभिन्न धर्मों के जो लोग थे वो अपने त्योहार साथ साथ मनाते थे। यह समाज के अंदर प्रेम की भावना से ही संभव हो सका। और समाज के अंदर क्या है, प्राकृतिक प्रेम की भावना है जो न केवल मनुष्यों से प्रेम करता है बल्कि प्रकृति से भी उतना ही गहरा लगाव रखता है। जैसे जो कालिदास के नाटक थे उनमें प्रकृति प्रेम की बात की गई है। और जो खेजड़ी गांव है जोधपुर के अंदर, वहां पर जो विष्णु समाज के लोग थे उन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया अतीत वाला पार्ट। अब हम बताएंगे कि वर्तमान में ये किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रही है। जैसे जो सहिष्णुता और प्रेम की भावना है वह देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे जो धर्मनिरपेक्ष की भावना का विकास इन्हीं मूल्यों के कारण संभव हो पा रहा है, क्योंकि लोग विभिन्न धर्मों का सम्मान कर रहे हैं। प्रेम की भावना है समाज के अंदर, सहिष्णुता की भावना है। और देश के अंदर क्या हो रहा है, राजनीतिक विकास है वह भी सहिष्णुता की भावना से संभव हो पा रहा है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनको सहिष्णुता के कारण ही स्वीकारा जा रहा है देश के अंदर और उनका साथ साथ विकास हो रहा है। और जो वर्तमान में समाज के अंदर जो परोपकारी भावनाएं हैं वह सहिष्णुता और प्रेम की भावना से ही संभव हो रही है। जैसे जो एनजीओ हो गए या फिर जो CSR फंड हो गया, ये दिखा रहा है कि जो सहिष्णुता और प्रेम के मूल्य समाज में हैं वे
अपनी भूमिका वर्तमान में भी निभा रहे हैं और सामाजिक समरसता जो देश के अंदर वर्तमान में देखी जा रही है उसी के निर्माण में भी सहिष्णुता और प्रेम की भावना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। और जो वसुधैव कुटुंबकम की नीति थी अतीत के अंदर, जो सहिष्णुता और प्रेम की भावना के कारण थी, वह वर्तमान में भी जारी है। जैसे कोविड के दौरान भारत की वैक्सीन नीति हो गई और भारत पर्यावरण प्रेम की भावना के कारण पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उचित कदम उठा रहा है। जैसे भारत के पंचामृत उद्देश्य हो गए या फिर जो लाइफ इनिशिएटिव हो गया। और लोग क्या करते हैं, आपदा के समय एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह क्या दिखा रहा है, भारतीय समाज के अंदर प्रेम की भावना को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हमने दिखा दिया कि वर्तमान में भी इनका महत्व यहाँ पर नजर आ रहा है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि सहिष्णुता और प्रेम की भावना ने भारतीय समाज में जो विविधता में एकता की जो विशेषता थी उसको साकार करने में अपना योगदान निभा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्रेसिव कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। और आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या बात भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को बनाए रखने में अद्वितीय बनाती है? चर्चा करें। इस प्रश्न को हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इस प्रश्न को करने का प्रयास करें और आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और आप यह पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप यूपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।